आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यह टेट 2025 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 CDP का दोस्तों मैराथन क्लास दूसरा है। एक पार्ट इससे पहले दिया जा चुका है। आज दूसरे पार्ट को यहाँ पे देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब दोस्तों चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट या जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ डैश मूल्यांकन तब तक दोहराया जाता है जब तक कि प्रत्येक शिक्षार्थी न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता। छात्रों के बोझ को कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। अधिक से अधिक समस्याओं को हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। शिक्षक हर शिक्षार्थियों के लिए विविध और सार्थक शिक्षक अनुभव वो उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात करें तो या समावेशी कक्षा की बात करें तो समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए विविध और सार्थक शिक्षण अनुभव वो उत्पन्न करते हैं। वही बात करें तो यह प्रत्येक बच्चों को कक्षा में लाने वाली विविधता को महत्व देती है और सभी को सीखने और बढ़ने के समान अवसर वो प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान को बनाती है। समावेशी शिक्षा होती सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत करना या किसी बच्चों को दोस्तों पीछे न छोड़ा जाना। वहीं अगर बात करें तो यह एक शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा देना। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब दिव्यांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को चाहिए कि दिव्यांगता के अनुसार एक विशेष विद्यालय में बच्चे को भेज दें, उसे अन्य छात्रों के से अलग कर दें, सहयोगी योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करें, प्रवेश परीक्षा आयोजित करें। तो सीखने की अक्षमता एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो किसी को सूचना प्राप्त करने और बिना बिल्कुल क्रिया करने के तरीके को वो प्रभावित करती है। तो शिक्षक के लिए बिल्कुल ज्ञान और दिव्यांग छात्रों को पढ़ने की क्षमता दोनों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और दिव्यांग के साथ सीखने वालों की ज़रूरतों की सम्बोधित करता है। बिल्कुल हम यहाँ पे बात करते हैं तो जब दिव्यांग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे सहयोगी योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ उसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चों के अधिगम और विकास में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, सहकर्मी समूह और टेलीविजन, परिवार, सहकर्मी समूह और शिक्षक, परिवार, नाटक, कंप्यूटर, परिवार, नाटक, पर्यटन। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो परिवार होता है बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके परिवार की, फिर उसके साथ जो लोग रहते हैं उनकी, फिर तीसरा होता है वो शिक्षक का होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है कि छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। अगर हम यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो सतत या व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों गतिविधियों में छात्रों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों पर पाठ चर्चा के कार्यभार को कम करना और दोनों प्रकार की गतिविधियों में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की समग्र क्षमताओं और कौशल में वो सुधार करना होता है। छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास की सभी पहलुओं को वो शामिल करता है। यह अपने बच्चों की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में माता पिता के साथ निरंतर बातचीत को भी वो प्रोत्साहित करता है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित वो मूल्यांकन होता है। तो छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है।
एक कक्षा में 26 छात्रों का नियमित जो है मूल्यांकन। उपरोक्त सभी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे भैया आगे और अगले प्रश्न पे। बच्चों का के मूल्यांकन, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत जो है प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। का उद्देश्य बच्चों की तुलना करके उन्हें तदनुसार नामांकित करना होना चाहिए। निष्पक्ष पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा केवल साल के अंत में जो है किया जाना चाहिए। गतिक होना चाहिए और उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिनकी उसमें जो है क्षमता है। बिल्कुल यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे मूल्यांकन को लेके, तो भैया मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया की प्रभावकारिता को सुदृढ़ करने के अधिगम को जो है बढ़ावा देने का कार्य करता है। जब शिक्षक छात्रों की निरंतर भागीदारी और प्राप्त सूचना के आधार पर छात्रों की रुचियां, क्षमताओं और अधिगम प्रगति पर जो है प्रासंगिक जानकारी के माध्यम से अपने शिक्षण योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो बिल्कुल यह मूल्यांकन की तुलना में संकुचित अवधारणा है, क्योंकि यह मूल्यांकन का एक हिस्सा जो है वो होती है। बिल्कुल बात करें तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, गतिक होना चाहिए और उन कौशलों की पहचान करें जो बच्चों में क्या है मौजूद हो और सीखने के वह कौन से कौशल जो है उसमें कौशल की कौन सी क्षमता है इसकी भी पहचान करना। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में केवल महत्वपूर्ण विचार हैं। बच्चों को चिन्हित करने की आवश्यकता है ताकि वे जान सकें कि वे अपने साथियों की तुलना में कहाँ खड़े हैं। मूल्यांकन बच्चों के सीखने को समझने में शिक्षक की मदद करता है और अपने स्वयं के शिक्षण के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि शिक्षकों ने पढ़ाया है और छात्रों ने सीखा। तो भैया मूल्यांकन का मेन कार्य यही होता है कि मूल्यांकन ये पहचान करता है कि बच्चा जो है जो चीज़ पढ़ रहा है उसको कहाँ तक समझ में आया है या उसको कहाँ पे जो है सिखाने की ज़रूरत है, बच्चा कहाँ पे जो है गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया या कार्यक्रम की प्रभावशीलता जो है निर्धारित करता है। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक तरीके से कहें तो एक अभिन्न हिस्सा या अंग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे देखेंगे। यहाँ पे मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक। संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक या सामाजिक विकास। शारीरिक, भावात्मक, आध्यात्मिक। संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक और भावात्मक। तो मानव विकास के 3 प्रमुख सिद्धांत या कहें तो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पहला होता है आदमी का या मनुष्य का जो विकास होता है सबसे पहले जो होता है वो शारीरिक होता है, फिर क्या होता है संज्ञानात्मक विकास होता है, फिर उसका जो है वो सामाजिक विकास होता है, फिर जाके भावनात्मक विकास होगा। तो बिल्कुल पहला जवाब जो है इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या होगा? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा संचालित करना, केवल प्रश्न पत्र निर्दिष्ट करना, शिक्षार्थियों के निष्पादन को जानना और उसमें सुधार करना। बिल्कुल भैया, मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि ये चीज़ जान सकें कि बच्चा जो है किस प्रकार से सीख रहा है या उसमें कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है या किस कारण से जो है गलती कर रहा है और कहाँ पे उसको जो है सुधार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल निष्पादन को जानना और उसमें सुधार लाना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। मूल्यांकन छात्र के प्रगति के साक्ष्य एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ जो है वो एकीकृत होता है। शिक्षण की प्रभावशीलता के संबंध में निरंतर जानकारी जो है वो प्रदान करता है और भविष्य की योजनाओं को वास्तविक बनाने के लिए भी सुविधा जो है प्रदान करना मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, व्यवहारात्मक परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता, महत्व, राशि, डिग्री या स्थिति का मूल्यांकन या परीक्षण या मूल्यांकन करने का कार्य या परिणाम है। मूल्यांकन सही, सुधार, परिवर्तन, रेटिंग या मूल्य निर्धारण की दृष्टि से जो है वो किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मूल्यांकन के सभी पद यहाँ पे हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट जवाब होगा।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? दो व्यक्तियों के शारीरिक गठन में अंतर होना। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक गठन और सामाजिक क्षमता के संबंध में समान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता और भावनात्मक स्थिति के संबंध में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है, व्यक्तिगत भिन्नता की। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, जैसे बुद्धि, भावनात्मक स्थिति, शारीरिक संरचना है जो एक व्यक्ति को दूसरे से बिल्कुल क्या करती है, वो अलग करती है। साथ ही छात्रों की भाषा सीखने की गति जो है सीधे उनके व्यक्तिगत भिन्नता पर जो है डिपेंड करती है। तो प्रत्येक छात्र की एक अलग बुद्धि लब्धि होती है और सीखने की जो है क्षमता होती है, और उनके साथियों परिवार के साथ उनके अलग अलग जो है वो संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब कि प्रत्येक व्यक्ति जो है शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता, भावनात्मक स्थिति के संबंध में जो है एक दूसरे से क्या हो, भिन्न होते हैं। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि जब एक शिक्षक लड़कों को लड़कियों की तुलना में गणित में स्वाभाविक रूप से बेहतर मानता है तो यह दर्शाता है कि शिक्षक जो है डैश है, लैंगिक पक्षपाती है, नैतिकतावादी है या सही विचारों वाला है, सदाचारी है। तो भैया यहाँ पे अगर जो है शिक्षक इस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि लड़के जो है गणित की तुलना में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो भैया अगर यह दर्शाता है तो शिक्षक क्या है, लैंगिक पक्षपाती है। ठीक है। कक्षा में लैंगिक भेदभाव या पूर्वाग्रह को रोकने के लिए शिक्षक कक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। जब एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को गणित में स्वाभाविक रूप से बेहतर मानता है तो यह लिंग पूर्वाग्रह को, बिल्कुल अगर बात करें तो लैंगिक पूर्वाग्रह का संकेत जो है दिखाता है। एक शिक्षक को दोनों के लिए समान और बराबर प्रयास जो है करना चाहिए, और यह देखते हुए कि लड़कियों और लड़के सभी जो है कार्य में समान रूप में से जो है सक्षम होते हैं। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में से रखने की कोशिश जो है करना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करना चाहिए। लड़कों को जोखिम लेने और साहसी होने के लिए जो है प्रोत्साहित करना। बिल्कुल भैया ये यहाँ पे दो चीज़ जो है लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात को जो है दर्शा रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो लैंगिक रूढ़िबद्धता एक अनुचित विचार है। लैंगिक रूढ़िबद्धता जो होती है एक तरीके से अनुचित विचार होता है जो एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण या विशेषताओं को दर्शाता है जो महिलाओं पुरुषों के पास जो है होना चाहिए। कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भाषा सीखने का सही क्रम जो है, मनोवैज्ञानिक क्रम जो है कौन सा है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। बिल्कुल अगर बात करें तो भैया यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना अर्थात जो है तीसरा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। भाषा सीखने का सही क्रम होता है सुनिए, बोलिए, पढ़िए और फिर क्या करिए, उसको लिखिए। चलेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चे की सृजनात्मकता डैश चाहिए, प्रोत्साहित नहीं की जानी चाहिए, प्रोत्साहित की जानी चाहिए, नवोदासीन तरीके से नियंत्रित की जानी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चे की जो सृजनात्मकता है डैश की जानी चाहिए। बिल्कुल अगर बात करें तो स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चे की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इससे होता क्या है, बिल्कुल जान लीजिए कि यह उन लोगों के पास क्षमता है जो रचनात्मकता, लगातार और कल्पनाशील है। सृजनात्मकता एक जो है संज्ञानात्मक क्षमता है जो एक नए परिपेक्ष की पेशकश करके कुछ मूल जो है उत्पन्न करती है। छात्रों की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित और पोषित किया जाना चाहिए। बच्चे के विचारों को सम्मान करना चाहिए। बच्चे की चिंताओं को संतुष्ट करना चाहिए। जोखिम लेने के लिए छात्रों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों को लचीले तरीके से जो है सोचने में जो है वो मदद करनी चाहिए। तो भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। दोस्तों जिन भी भाई बहनों दोस्तों का 30 और 31 जुलाई को पेपर है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न है कि स्कूल में अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है
और यहाँ पे पूछा गया कीर्तिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, स्कूल में बहुत बात करती है, यह दर्शाता है कि डैश उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। स्कूल बच्चों को बहुत सारी बातें करने के अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे अगर बात करें हम स्कूल को लेके, तो स्कूल क्या है, एक तरीके से औपचारिक शिक्षा के लिए एक तरीके से एजेंसी या संस्था है जिसकी अपनी संरचना और अपना खुद का क्या होता है, संगठन होता है। यह राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का द्वारा जो है शासित होता है। तो बच्चे के विचार को स्कूल में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह ऐसी जगह है जो छात्रों को केंद्र में रखकर, बिल्कुल छात्रों को जो है केंद्र में रखती है, या छात्रों के हिसाब या अकॉर्डिंग टू उन्हें जो है पढ़ाया लिखाया जाता है। तो स्कूल छात्रों को अपने ज्ञान का पता लगाने और चीज़ों की एक वैचारिक समझ रखने का मार्ग जो है दिखाता या प्रशस्त करता है। तो इस कारण से बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे, तो उसके विचारों को स्कूल में जो है स्वीकार किया जाता है, इसलिए वो स्कूल में जो है वो ज़्यादा बोलती है और घर में कम बोलती है। आगे चलेंगे यहाँ पे कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बच्चे के भाषा विकास के लिए जरूरी होता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के जितना ज़्यादा हो सके उतना आप जो है उसको अवसर दें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक से बिल्कुल जो प्राथमिक स्तर पर अगर कोई भाषा का शिक्षक है तो उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो इस तरीके से काम करें। तो बच्चों को मातृभाषा प्रयोग की पूरी अनुमति जो है प्रदान करें और बच्चे को उनके मानसिक और बौद्धिक स्तर के अनुसार ही जो है शिक्षा प्रदान करें। भाषा शिक्षण के सभी कौशलों से बच्चों को जो है अवगत कराएं। भाषा शिक्षण के जो भी कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी कौशलों से बच्चों को जो है वो अवगत कराएं। भाषा प्रयोग के तरह तरह के अवसर जो है वो प्रदान करें। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे पहला जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कि चिंतनशील विचार की चर्चा जो है इनमें से किसने की है, डेवी ने, रास ने, वुडवर्थ ने या ड्रेबर ने। तो बिल्कुल भैया अगर हम बात करें तो चिंतनशील विचार की चर्चा जो है किसने किया था, डेवी ने। और अगर सन की बात करें तो किस सन में किया था, तो 1933 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल पहला जवाब जो है बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे। तो भाषा के विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अवशेष ऊर्जा सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भैया यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मनुष्य में भाषा का विकास जो है जीवन के शुरुआती में शुरू होने वाली एक प्रक्रिया है। शिशु बिना भाषा जाने शुरू करते हैं, फिर भी 10 महीने तक जो है बच्चे भाषा ध्वनियों को अलग अलग कर सकते हैं और बड़बड़ाने में संलग्न हो सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि भैया अवशेष, बिल्कुल बात करें अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अवशेष ऊर्जा सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। आगे यहाँ पे अगले प्रश्न पे, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है, संज्ञानात्मक का, भावात्मक का, क्रियात्मक का, इनमें से कोई नहीं। तो हम अगर बात करें तो चिंतन जो है इसमें से बिल्कुल अगर यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहला जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लेव वागोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार जो है वो नियंत्रित करते हैं, अनुकूलन प्रक्रियाओं द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, संतुलित प्रक्रिया द्वारा, स्वयं के पुनर्बलन के उपयोग द्वारा। तो लेव वागोस्की की अगर बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और भाषा की जो है भूमिका पर महत्वपूर्ण जो है जोर दिया था। उन्होंने आत्मवाक की अवधारणा जो है प्रस्तुत की थी जो आंतरिक संवाद या आत्मवार्ता को जो है वो दिखाता है, जिनका उपयोग बच्चे अपनी सोच और कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो है वो करते हैं। बिल्कुल तो आप खुद देखे होंगे बच्चा जो छोटा बच्चा जब अकेले में बैठा रहता है तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बच्चा जो है खुद से बातें जो है करता रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे सामाजिक बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को आत्मसात करना जो है शुरू कर देते हैं। यह आत्मवाक, आत्मनियमन और समस्या समाधान का एक संसाधन जो है वो बन जाता है।
अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जब किसी चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना जो है करना पड़ता है तो बच्चे इसे पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के बारे में स्वयं से जो है बात करते हैं, जिससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने और अपने व्यवहार को प्रबंधित करने में जो है मदद मिलती है। तो भैया इसमें जो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध जो है डैश से है, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन या तर्कयुक्त चिंतन से। तो सोच की अगर बात करें यहाँ पे, चिंतन की बात करें तो सोच एक निष्कर्ष निकालने या विचार उत्पन्न करने के लिए जानकारी में हेर फेर करने की एक मानसिक प्रक्रिया जो है होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक संज्ञानात्मक पहलू की एक मानसिक गतिविधि है जो उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, विचार और संवेदी इनपुट के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो विभिन्न प्रकार की सोच शैलियों में भिन्न अवसरण, रचनात्मक, तार्किक सोच जो है वो आदि होती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो भिन्न भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो रचनात्मक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो खुले आम प्रश्न भिन्न भिन्न सोच के होते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? अपसारी चिंतन। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि भाषा अवबोधन के संबंध में विकार है, चलाघात है, पठन वैफल्य है, अधिगम विकलांगता है या भाषाघात है। तो अधिगम विकलांगता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो भैया अधिगम विकलांगता जो होते तांत्रिक संबंधित विकार को दर्शाता है जो कि संज्ञानात्मक हानि का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया आदि सबसे सामान्य अधिगम विकलांगताएं हैं। सभी ही क्या है, बिल्कुल अगर हम अधिगम विकलांगता की बात करते हैं तो सभी डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो या डिस्कैलकुलिया हो तो सभी क्या होती हैं, अधिगम विकलांगताएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो भाषा अवबोधन से तो पठन वैफल्य, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल इसमें क्या होता है भैया, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में जो है वो कठिनाई होती है और डिसलेक्सिया के रूप में वर्तनी सबसे आम सीखने की अक्षमता होती है जो सीखने वाले को जो है वो मजबूर करती है। फिलहाल अगर यहाँ पे बच्चा जो है डी के स्थान पर बी या वाज के स्थान पर सा आदि पढ़ने और लिखने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं। बिल्कुल सा कहीं पे लिखा होगा तो उसको वाज पढ़ेंगे या बी लिखा है तो उसको डी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो है दिक्कतें या सामना जो है करना पड़ता है इस प्रकार के बच्चों को। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न पे यहाँ पे क्लाउड पिक्चर प्रशिक्षण जो है निम्नलिखित में से किसके मापन में जो है प्रयुक्त होता है? बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के या अभिरुचि के। तो क्लाउड पिक्चर प्रशिक्षण एक मानव मिति संबंधी प्रशिक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 चित्रों की श्रृंखला शामिल होती है जो कि स्याही धब्बों के बजाय जो है बादलों से मिलते जुलते होते हैं। तो व्यक्तित्व प्रशिक्षण के लिए जो है इसका मापन जो है यहाँ पे या इसका उपयोग जो है किया जाता है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे कि नृत्य, नाटक और कला का उपयोग किसके लिए जो है किया जाता है? विशिष्ट लक्षणों का विकास, व्यक्तित्व में ढलना, अवरुद्ध और असहनीय प्रबल इच्छा के लिए एक निकास, इनमें से सभी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नृत्य को असाधारण रूप से क्रमबद्ध शारीरिक गतिविधि या विशेष रूप से संगीत प्रदर्शित करने के रूप में जो है वो वर्णित किया जा सकता है। और वहीं पे अगर कला की बात करें तो कला एक तरीके से क्या होती है, रचनात्मक गतिविधि जो व्यक्ति के कल्पनाशील रचनात्मकता कौशलों को जो है व्यक्त करती है। और बिल्कुल यहाँ पे इसमें कई सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों यहाँ पे कि फ्रायड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था या आयु जो है समझा जाता है? मुखावस्था, गुदावस्था, सुषुप्ता अवस्था या लैंगिक अवस्था। तो सिगमंड फ्रायड को अक्सर वयस्क व्यक्ति के बुनियादी चरित्र संरचना को दर्शाने में व्यक्तित्व के विकास के पहलुओं और प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक अनुभवों की निर्णायक भूमिका पर जोर देने के लिए पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार जो है वो माना जाता है।
तो यहाँ पे भैया बात की जा रही है मुखावस्था या गुदावस्था की। तो बिल्कुल अगर बात करें तो इनके द्वारा जो है मुखावस्था, दूसरी जो अवस्था गुदावस्था, तीसरी अवस्था शैशवावस्था, चौथी जो है अव्यक्तावस्था और पांचवी जो है जननांग चरण जो है वो शामिल है। तो पहली अवस्था की यहाँ पे बात की है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था की यहाँ पे बात जो है की जा रही है। तो बिल्कुल पहली अवस्था यहाँ पे क्या है। आगे चलेंगे हम, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे पूछा गया कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक। तो यहाँ पे सीखी गई निस्सहायता मनोवैज्ञानिक तनाव के मामलों को कम करती है। यह पाया जाता है कि कार्यों की एक सेट में लगातार विफलता सीखी गई निस्सहायता की घटना को जो है वो दर्शाता है। तो भैया यहाँ पे इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि हम सफल नहीं हो सकते हैं, वो बच्चों में निस्सहायता को जो है कारण बन सकती है। तो असफल प्रयासों की इतिहास के कारण एक प्रतिफल या दर्दनाक स्थिति के सफल पलायन के लिए किसी भी कार्रवाई से बचने की जो है एक प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सामूहिक अचेतन की अवधारणा डैश द्वारा दी गई थी, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या यूंग के द्वारा। तो बिल्कुल अगर बात करें तो सामूहिक अचेतन की जो अवधारणा है वो यूंग के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि यहाँ पे इदम अहम परहम डैश के 3 भाग हैं, मस्तिष्क के, व्यक्तित्व के, शरीर के या तांत्रिका तंत्र के। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे फ्रायड के व्यक्तित्व, बिल्कुल फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत जो है वो 1923 ईस्वी में जो है फ्रायड के व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है वो मन को 3 भागों इदम अहम और परहम में जो है संरचित देखा, जो हमारे जीवन के विभिन्न चरणों में जो है विकसित होते हैं। तो भैया इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आरबी कैटल की तरल बुद्धि जो है तुल्य है वंशानुगत कारकों से, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के, सामाजिक कारकों के। तो आरबी कैटल की तरल बुद्धि जो है किसके तुल्य मानी जाती है। तो भैया अगर बात करें तो यहाँ पे आरबी कैटल का मानना था कि बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि सामान्य बुद्धि 2 कारकों से बनी होती है जो कि विशिष्ट लेकिन सहसंबंध है, द्रवित बुद्धिमत्ता और क्रिस्टलीकृत बुद्धिमत्ता। और शिक्षा और अनुभव से स्वतंत्र यह सीखने और समस्या को सुलझाने की मूल क्षमता जो है वो होती है। तो बौद्धिक कारक, बिल्कुल अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब भैया ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व जो है नहीं है, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता या स्मृतिकरण। तो यहाँ पर बात करें तो सृजनात्मकता वह है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में परिवर्तित होते हैं। तो सृजनात्मकता एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो एक नए परिपेक्ष की पेशकश करके कुछ मूल जो है वो उत्पन्न करती है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे मौलिकता, धारा प्रवाह, लचीलापन और उत्सुकता और स्मृतिकरण और स्वतंत्रता। धारा बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का स्मृतिकरण जो यहाँ पे दिया गया है ये इसका राइट जवाब होगा। कहा गया है कि सृजनात्मकता का तत्व जो है नहीं है, स्मृतिकरण। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है, संगीतमय, भाषाई, शारीरिक, गति संवेदी या व्यवहारिक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर ने विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ जो है बताई। उनके द्वारा भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि या संगीतमय, शारीरिक गतिक बुद्धि और इसके अलावा अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि की चर्चा जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था।
आगे चलेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न पे। संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का भाग है? प्रतिचयन सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, द्रव और क्रिस्टलीकृत सिद्धांत। तो यहाँ पे बात की जा रही है संज्ञान की। तो एक व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं जानने के लिए बुद्धि एक महत्वपूर्ण संरचना है, और यह इस बात की भी समझ प्रदान करती है कि लोग अपने व्यवहार को उस पर्यावरण के अनुसार कैसे अनुकूलित करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो अल्फ्रेड बीने बुद्धि पर कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक थे। उन्होंने बुद्धि को अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता के रूप में जो है वो परिभाषित किया था। तो और गिलफोर्ड का सिद्धांत उनमें से एक था। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि स्पीयरमैन की बुद्धि परिभाषा में जी कारक डैश को संदर्भित करता है? आनुवांशिक बुद्धि को, उत्पादक बुद्धि को, सामान्य बुद्धि को या वैश्विक बुद्धि को? तो चार्ल्स स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत के रूप में जो है वो जाना जाता है। स्पीयरमैन ने देखा कि जो बच्चे एक विषय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं वे अन्य विषयों में भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो इस अवलोकन ने उन्हें एक प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया कि एक सामान्य कारक है जो कि आपकी सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो इनके द्वारा भैया इन्होंने जीएस कारक सिद्धांत जो है दिया, जिसमें जी क्या है, एक सामान्य है। और वहीं अगर बात करें और बिल्कुल समान जी फार क्या होता है, सामान्य बुद्धि। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। पियाजे मुख्य रूप से डैश के अध्ययन के लिए जो है जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास के लिए? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन जो है किया है और जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत भी जो है किया गया था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न दरों पर जो है होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से जो है संज्ञान विकसित होता है। पियाजे का सिद्धांत न केवल यह समझने पर केंद्रित था कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी समझने पर जो है वो केंद्रित था। संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन जो है किसका? कोल एंड ब्रूस का, ड्रेव हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का? तो सृजनात्मकता की अगर बात करें तो सृजनात्मकता वह घटना है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में जो है बदल जाते हैं, और यह अलग अलग सोच से जो है संबंधित है, जो एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीके को जो है दर्शाता है। एक सृजनात्मक बच्चा अगर बात करें तो एक कोई बच्चा है जो सृजनात्मकता बुद्धि रखता है, तो एक ही प्रकार के प्रश्न का कई अलग अलग तरीके से जो है जवाब देने की क्षमता जो है रखता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह जो कथन यहाँ पे दिया गया भैया, एक कथन जो है क्रो एंड क्रो के द्वारा जो है वो दिया गया था। अगर हम सृजनात्मकता बच्चे के लक्षण की बात करें, अगर कोई बच्चा सृजनात्मकता बुद्धि रखता है तो बिल्कुल असंभव चीज़ों के बीच जो है संबंध, उल्टी जल्दी से सोच और समस्याओं को एक अलग तरीके से हल करना, कल्पनाशील और मूल विचारों को वास्तविकता में जो है परिवर्तित करें, बिल्कुल विभिन्न परिस्थितियों में डाइवर्ट और आउट ऑफ द बॉक्स सोच का उपयोग जो है करता है। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को, बच्चों में वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या है? केवल वंशानुक्रम है, केवल वातावरण है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों हैं, न वंशानुक्रम और न ही वातावरण। अगर हम वैयक्तिक भिन्नता की बात करते हैं तो बच्चों के बीच वैयक्तिक भिन्नता का मतलब होता है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक लक्षणों में भिन्नता जो प्रत्येक बच्चे को जो विशिष्ट जो है बनाती है। तो आनुवंशिकता माता पिता से विरासत में मिली आनुवंशिक संरचना को दर्शाता है, जो बुद्धि, शारीरिक बनावट और प्राकृतिक क्षमताओं जैसे पहलुओं को जो है वो प्रभावित करता है। वह अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में परिवार, संस्कृति, स्कूली शिक्षा, सामाजिक संपर्क जैसे सभी बाहरी कारक जो हैं वो शामिल होते हैं, जो बच्चे के व्यक्तित्व, व्यवहार और सीखने के पैटर्न को जो है वो आकार या दिशा जो है देते हैं।
तो भैया इस प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चों के भौतिक भिन्नता के सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, सिर्फ वंशानुक्रम या सिर्फ वातावरण, या न तो वंशानुक्रम या तो न तो वातावरण। बिल्कुल, अगर यहाँ पे दोनों ही कारण जो हैं उसके भौतिक भिन्नता के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। तो चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के बारे में सत्य नहीं है। यह किसी व्यक्ति के मानसिक क्षमता है, यह अनुकूलन में मदद करती है, इसे व्यवहार की गुणवत्ता के संदर्भ में जो है आंका जा सकता है, यह अस्थायी और अपरिवर्तनीय विशेषता होती है। तो बुद्धि में कई क्षमताओं का समावेश होता है। यह आने वाली सूचनाओं को समझने और इससे बाहर निकलने की एक क्या होती है, क्षमता होती है। यह नए कौशल प्राप्त करने और किसी कार्य को पूरा करने या किसी स्थितियों का समाधान करने के लिए मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने की एक क्षमता होती है। बुद्धि इस बात की समझ प्रदान करती है कि लोग जिस माहौल में रहते हैं और उसी अनुसार अपने व्यवहार को कैसे अनुकूल जो है बना पाते हैं, कैसे अनुकूल बनाते हैं। बुद्धि विचार करने और सीखने और समझने और जानने की एक क्या होती है, वो शक्ति होती है। तो भैया यहाँ पे बात करें अगर, तो अस्थायी और अपरिवर्तनीय विशेषता होती है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि टर्मन के अनुसार डैश वाले बच्चों का आईक्यू जो है 90 से 100 के बीच की श्रेणी में जो है वो माना जाता है। मंद बुद्धि, औसत बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या कमजोर मानसिकता। तो भैया यहाँ पे टर्मन ने जो है यहाँ पे 90 से 100 के बीच जो आईक्यू बताया है, ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, औसत बुद्धि वाले होते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आईक्यू किस प्रकार से आप निकाल सकते हो, तो आईक्यू निकालने का फार्मूला होता है MA/CA इंटू जो है वो क्या होता है 100 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो MA होता है मेंटल एज होती है, वहीं अगर CA की बात करें तो क्रॉनिकल एज जो है वो CA होता है। तो चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बुद्धि लब्धि के लिए गणना का सूत्र डैश है। बिल्कुल वास्तविक आय बटे मानसिक आय गुणे 100 के, मानसिक आय बटे वास्तविक गुणे 100 के, 2 गुणे मानसिक आय बटे वास्तविक गुणे 100 के, मानसिक आय इंटू 2 अपान वास्तविक आय इंटू 100 के। तो भैया बुद्धि लब्धि जिसको IQ बोलते हैं, इसका निकालने का फार्मूला होता है कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, अब यह यहाँ पे आप बात आती है कि अगर कोई बच्चा जो है उसकी बुद्धि लब्धि जो है 1 से लेकर 24 है तो गहन मानसिक अक्षमता है उसमें, और 25 से लेकर अगर 39 है तो गंभीर मानसिक अक्षमता है, 40 से लेकर 54 है तो मंद मानसिक अक्षमता है, वहीं 55 से लेकर अगर 69 है तो सौम्य मानसिक अक्षमता है, और वहीं अगर बात करें तो 85 से लेकर 114 है तो औसत बुद्धि वाला है, और 130 से लेकर 144 है तो मंद प्रतिभाशाली है, 145 से 159 है तो अत्यधिक प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो कहलाएगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न से किसको मापने के लिए जो है वो किया जाता है, व्यक्तित्व के लिए, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता के लिए। तो भैया भाटिया बैटरी प्रशिक्षण बुद्धि का एक प्रदर्शन प्रशिक्षण है, और इसको जो है CM भाटिया के द्वारा 1955 में जो है वो विकसित जो है इसको किया गया था। तो भैया इसका किसके लिए उपयोग करते हैं, बुद्धि मापन के लिए। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे डैश निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो बाल केंद्रित कक्षा को शिक्षक केंद्रित कक्षा भी जो है, बिल्कुल शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा भी जो है कहा जाता है, क्योंकि शिक्षण की बजाय अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक जोर जो है यहाँ पे दिया जाता है। और जॉन डीवी जो है पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का जो है प्रस्ताव जो है वो दिया था। बाल केंद्रित कक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है, न केवल छात्र ज्ञान प्राप्त करना, बल्कि वे संलग्न होकर पूरी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जो है वो भाग लें। चलेंगे भैया हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। हमेशा पाठ से उत्तर अधिष्ट करना, प्रत्येक बच्चे को जानना, छात्रों द्वारा पूछताछ के कारण होने वाले व्यवधान में से बचना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत सीखने पर ध्यान देना।
बिल्कुल, एक प्रभावी या शिक्षक बनने के लिए जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहकर प्रत्येक बच्चे को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है उसको जाने। शिक्षार्थियों के प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना ताकि वे स्वयं तथ्यों की खोज कर ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सके। छात्रों को प्रश्नों को समझने और समझ की खोज में निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए संवाद में संलग्न करने के लिए शिक्षार्थियों को जो है वो प्रोत्साहित करना, अर्थात यहाँ पे होता है कि प्रत्येक बच्चे को जो है वो जानना इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे भैया, अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है उपयुक्त है। सभी बच्चे सजाती होते हैं, कुछ बच्चे सजाती होते हैं, कुछ बच्चे अद्वितीय होते हैं, प्रत्येक बच्चा जो है वो अद्वितीय होता है। तो बाल मनोविज्ञान की कई शाखाओं में से एक है और यह विशेष शाखा किशोरावस्था के बिल्कुल माध्यम से जन्म पूर्व विकास से बच्चे के मस्तिष्क और व्यवहार पर जो है वो केंद्रित होता है। तो बाल मनोविज्ञान न केवल इस बात से संबंधित है कि बच्चे शारीरिक रूप से कैसे बढ़ते हैं, बल्कि उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास से भी जो है उस संबंध रखता है। तो इसका मतलब है भैया प्रत्येक बच्चा जो है क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा से और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। कोहलर वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक जो है नैतिकता, भय व डर के कारण नियंत्रित होते हैं वो क्या कहलाता है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर और स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, नैतिकता स्तर। तो भैया यहाँ पे बात करें तो बच्चे के नैतिक तर्क को बाहरी रूप से जो है नियंत्रित किया जाता है और यहाँ पे बच्चे के नियंत्रण के लिए यहाँ पे 2 अवस्थाएं जो है बताई गई हैं। बिल्कुल, स्तर जो है और यहाँ पे अवस्थाएं जो है वो 5, बिल्कुल अवस्था जो है यहाँ पे 6 दिया गया है। तो कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की पूर्व नैतिकता या पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित, जैसा कि कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की पूर्व नैतिक चरण में कहा गया था, बिल्कुल अगर बात करें तो बच्चा नैतिक मूल्यों का कोई आंतरिकरण जो है नहीं दिखाता। बच्चे के नैतिक तर्क को बाहरी रूप से जो है वो नियंत्रित किया सकता है। बिल्कुल यहाँ पे पहला इसका राइट जवाब होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लेव वागोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्त से कोई भाषा जो है सीखते हैं। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका जो है बहुत कम होती है। तो लेवस्की का मानना था कि भैया भाषिक विकास जो होता है वो मानव चिंतन को जो है बदल देता है। भाषा विकास मानव विचार की प्रकृति को जो है बदलता है और उनका मानना था कि शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों पर्यावरण के साथ जो है वो संवाद करते हैं या लोगों से जाके जुड़ते हैं। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया जो है इनका मानना था कि बच्चे जितना ज़्यादा समाज में रहेंगे उतना ज़्यादा उनका विकास जो है अच्छे से होगा। तो भैया इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को चलेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान बच्चे जो है वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये सभी अवस्थाओं की बात करें तो ये सभी जो है यहाँ पे पियाजे के द्वारा जो है दिए गए हैं। और अगर बात करें यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था जो होती है जिसमें बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व जो है प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियां के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंध का उपयोग करके दुनिया के बोध का जो है निर्माण करते हैं। तो वस्तु स्थायित्व का विकास इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक होती है। भैया जो बच्चे का जन्म से लेके 0 से अगर बात करें 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो संवेदी अवस्था होती है। ठीक है, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। कहा गया यहाँ पे कि वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है डैश कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के द्वारा भैया यहाँ पे 4 अवस्थाएं जो दी गई हैं उसमें से पहली अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था जिसको जो है यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। वहीं अगर बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूर्त जो होती है, मूर्त आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। उसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वो आपकी औपचारिक होती है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि भैया यहाँ पे जब बच्चा जो है
तार्किक रूप से जो है सोचना शुरू कर दे तो कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो होती है। ठीक है, चलेंगे आगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इनमें से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं? स्कूल और परिवार के निकटतम सदस्य, परिवार और संबंधी, परिवार और पड़ोसी, स्कूल और पड़ोसी। भैया अगर बात करें तो इनमें बच्चे के सामाजिकरण के लिए अगर प्राथमिक कारक की बात की जाए तो परिवार जो होता है बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है। वहीं अगर द्वितीयक कारक की बात करें तो द्वितीयक कारक में उसका स्कूल आता है और उसके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं वो आते हैं। और यह तब होता है कि जब बच्चा बाल्यावस्था के चरण से जो है गुजरता है और परिपक्वता में जो है जाता है, और यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूहों जैसे माध्यम से जो है वो शुरू होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? तो भैया परिवार क्या है? एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अनौपचारिक शिक्षा हुआ है जो कि औपचारिक अधिगम के प्रवेश जैसे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय के बाहर जो है चलती है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में डैश प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में? तो बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो है प्रारंभ हो जाता है कब से? शैशवावस्था से ही जो है वो प्रारंभ हो जाता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता जो है रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता, वातावरण का, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, पोषण या अनुशासन? तो भैया इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? पहला जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि ये व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता जो है क्यों पाई जाती है? जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समझ प्राप्त होने के कारण या वातावरण के प्रभाव के कारण? तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता जो है उसके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो है वो होती है। तो भैया अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिल्कुल निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से या अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से? तो भैया निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है।